ओके, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास, है ना। तो आपको पता है हम लोग पॉलिनोमियल कर रहे थे। पॉलिनोमियल में क्या क्या पढ़ा था, बहुपद में, जो आपका दूसरा चैप्टर है। तो पॉलिनोमियल में जो लास्ट क्लास हुआ था, लास्ट क्लास में आपने ये देखा कि कथनों को बीजीय व्यंजक में बदलना। मतलब क्या हुआ, एक्सप्रेसिंग स्टेटमेंट से अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, मतलब एक स्टेटमेंट, एक कथन लिख के दिया जाएगा और आप उसको स्टेटमेंट को पढ़कर आपको एक्सप्रेस करना होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में, बीजीय व्यंजक के फॉर्म में। बीजीय व्यंजक क्या होता है, ये सारी चीज आपको बताई जा चुकी है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, एक मैं क्वेश्चन दूंगा पिछले क्लास पे आधारित, ट्राई करो होल सेक्शन में आंसर करने का। काफी आसान सा क्वेश्चन है, कैसे आंसर करना है ये सारी चीजें आपको पता है। तो अभी आपका चैट बंद रहेगा, आंसर पोल सेक्शन में करना होगा। क्वेश्चन में एक बार समझा भी दे रहा हूँ। क्वेश्चन में बोला गया कि एक आयताकार हॉल है, मतलब एक रेक्टेंगुलर हॉल है इस तरीके का। अब रेक्टेंगल है तो इसमें एक लंबाई होगी और एक चौड़ाई होगी, है ना। एक लंबाई होगा और एक चौड़ाई होगा। तो आप बोलोगे सर लंबाई देखो स्टेटमेंट क्या लिखा गया है, लंबाई जो है उसके चौड़ाई के तिगुने से 5 कम है। अब चौड़ाई अगर 20 मीटर है, मतलब हम कह रहे हैं कि ये चौड़ाई है हमारा, चौड़ाई हमें दिया गया है 20 मीटर। तो आप बताइए कि लंबाई को आप चौड़ाई के टर्म में कैसे लिखोगे, लंबाई कितना होगा। सभी ऑप्शन को देखिए, देखिए क्या लिखोगे। 3 गुने से 5 कम, तो आप चौड़ाई को 3 गुना कीजिए और 5 कम कर दीजिए। पहले क्या करोगे, 3 गुना करोगे, फिर 5 कम करोगे। तो लंबाई क्या है, चौड़ाई के 3 गुने से 5 कम। हड़बड़ नहीं करना है। देखो ये स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है ना, इस स्टेटमेंट को आप बार बार पढ़िए कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के 3 गुने से 5 कम है, ठीक है। खुद ब खुद आंसर निकल जाएगा। और सभी लोग आंसर करो, ट्राई करो कम से कम कि आप आंसर करो। सही या गलत हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। हो गया सर। ठीक है, हो गया तो अच्छी बात है। आपको पता है ना, रूल तो पता है। अगर हो गया तो बस थोड़ी देर वेट करते हैं, ठीक। जैसे ही सभी का होगा मैं खुद इसको एंड करके डिस्कस करूँ, ठीक है। और मैक्सिमम आंसर सही आए हैं, ठीक है। अधिकतर बच्चों के आंसर सही है, वेरी गुड। तो अगर लंबाई आपसे पूछी जा रही है, चौड़ाई देकर, तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, अभी भी 8 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया, ठीक है। तो बैठे नहीं रहना है। देखो पोल में आंसर नहीं करोगे इसका मतलब आप स्कूल जा रहे हो, क्लास कर रहे हो, लेकिन एग्जाम नहीं दे रहे हो, है ना। तो आपको एग्जाम भी देना है, तो आपको पोल में आंसर भी करना है। एक आयताकार हॉल की लंबाई चौड़ाई के टर्म में पूछी जा रही है। एक स्टेटमेंट लिखा गया है कि लंबाई हमारी चौड़ाई के 3 गुने से 5 कम है। चौड़ाई अगर 20 मीटर है तो लंबाई क्या होगी। चलो मैक्सिमम सभी का आंसर आ चुका है। 5 सेकंड और रुकते हैं, वेरी गुड। 5 4 3 2 1। अभी मैं पोल को एंड करके इसको डिस्कस कर। देखो यहाँ पर मैक्सिमम सभी के आंसर सही आए हैं। क्या करोगे इसमें, आप बोलोगे सर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर यानी आयताकार एक हॉल है। अब इस आयताकार हॉल में क्या क्या चीज दिया गया है। आप बोलोगे सर चौड़ाई हमें दिया गया है, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई 20 मीटर दिया गया है ना, बी दिखा, मैं सिर्फ बी लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर आपसे लंबाई मान लेते हैं कि लंबाई एल है अगर, तो लंबाई एल को आप क्या करो, मुझे बताइए। चौड़ाई का 3 गुना बोला जा रहा है, चौड़ाई का 3 गुना। तो चौड़ाई का 3 गुना को मैं 3 भी लिख सकता हूँ क्या, चौड़ाई को 3 गुना कर दिया। अब 5 कम करना है इसमें से, तो लंबाई जो होगा 3b-5 कर देंगे। तो ये क्या है, चौड़ाई का 3 गुना से 5 कम। अब ये चौड़ाई के 3 गुना से 5 कम क्या है, ये लंबाई है। क्वेश्चन में दिया गया कि लंबाई क्या है, चौड़ाई के 3 गुने से 5 कम। यानी हम कह सकते हैं जो लंबाई है हमारा वो 3b-5 है ना। तो आप बोलोगे सर आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 3b-5। ये क्लियर है सभी का, समझ में आया, हाँ या नहीं। समझ में आया तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट है तो बता सकते हो, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको बार बार पढ़िए, आंसर आ जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, चौड़ाई अगर बी है तो चौड़ाई का 3 गुना 3b हो जाएगा।
3b से 5 कम करना है, तो कम करने का मतलब घटा दोगे, तो 3b में से 5 घटा दोगे, तो ये जो चीज लिखा गया ये 3b माइनस 5 क्या है, 3 गुना से 5 कम है, और यही हमारा लंबाई है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो आगे जो हमें नया पढ़ना है आज, बीजीय व्यंजक के पद, टर्म्स के बारे में देखें। अब टर्म्स क्या है, टर्म्स या फिर मैं कहूँ पद। देखो पद कहने का मतलब, टर्म्स कहने का मतलब, बीजीय व्यंजक आपको पता है, कई बार आपने लिखा हुआ देखा है। तो बीजीय व्यंजक जिन भी चीजों से मिलकर बना हुआ है वही टर्म्स है। जैसे कि आप कह सकते हो सर, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजक दिखते हैं तो वहां पर 2x दिखता है, 5x स्क्वायर दिखता है, -9xy दिखता है। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, यही सारे टुकड़ों को क्या कहेंगे, टर्म्स कहेंगे बीजीय व्यंजक का। ठीक है, और डिटेल में सीखते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक बीजीय व्यंजक लिख रहा हूँ 5xy, ठीक है, एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, 5xy + 6। ठीक है, अब इसमें पूछा जा रहा है टर्म्स कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर दो टर्म, एक 5xy और एक 6, तो दो टर्म है 5xy और एक 6। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर देखो लिखा क्या है कि इंपॉर्टेंट क्या है, कोई भी दो टर्म, कोई भी दो पद बीजीय व्यंजक में अलग कैसे होते हैं, उनके बीच में या तो प्लस का साइन रहना चाहिए या फिर उनके बीच में माइनस का साइन रहना चाहिए। ठीक है, दो टर्म अलग तभी होंगे जब उनके बीच में प्लस का साइन या माइनस का साइन। जैसे अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लिख दूं 5xy, इसमें अगर मैं पूछूं कि ये कितना टर्म है, तो यहाँ पर आप कहोगे सर ये सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी प्लस या माइनस नहीं आया। ये कितना टर्म है, सिर्फ एक पद है। ठीक है, तो दो चीज पढ़ना है कि पद को संख्या क्या है, पदों की संख्या कितनी है, और उसमें पद कितने हैं, कौन कौन से हैं। ठीक है, मुझे बताइए अगर मैं लिख दूं 13xyz², तो यहाँ पर कितने पद है, पदों की संख्या बताइए बस, कितने टर्म्स है यहाँ पर। तो आप बोलोगे सिर्फ और सिर्फ एक पद है, एक भी प्लस माइनस नहीं है ना, तो आप पूरा बोलोगे सर ये एक पद है, कहीं भी प्लस या माइनस नहीं दिख रहा, तो ये पूरा एक टर्म, दो टर्म नहीं बोलोगे, तीन टर्म नहीं बोलोगे। ठीक है, दो टर्म अलग कब होगा, जब बीच में प्लस या माइनस का साइन रहे, ऐसा नहीं। ठीक है, चलो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 7x+1, इसको समझिए, मैं लिख दूँ 7x+1, तो यहाँ पर टर्म्स क्या क्या है, आप बोलोगे सर एक टर्म हमारा, अच्छा पहले ये बताओ कि पदों की संख्या कितनी, कितने टर्म, दो टर्म साफ दिख रहा है। आप बोलोगे सर एक टर्म 7x हुआ और एक टर्म 1 हुआ, है ना, दो, बीच में एक प्लस का साइन आया, तो आप बोलोगे सर एक टर्म 7x और दूसरा टर्म 1। ठीक है, तो ऐसे लिखोगे 7x, 1। ये समझ में आया कि पद होते कौन कौन से हैं और कितने पद होंगे। ठीक है, चलो अगर मैं ऐसे लिखूं 13xy, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सर यहाँ पर सर तीन टर्म है 13x और y, क्या ये टोटल तीन टर्म है, यस या नो, नहीं। ठीक है, आप बोलोगे सर नहीं सर ये टोटल एक ही टर्म है, क्योंकि बीच में प्लस या माइनस नहीं आया, ये सारे के सारे देखो बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब गुना है, 13 गुना x गुना y है, कहीं भी प्लस या माइनस का साइन आया क्या, तो आप बोलोगे सर प्लस या माइनस का साइन नहीं आया तो टर्म अलग अलग नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बताइए अगर मैं ये ऐसे लिख दूँ y² -3y + 7z, मुझे बस इतना बताइए पदों की संख्या कितनी है, यहाँ पर कितने पद हैं, टर्म्स कितने हैं, तो आप बोलोगे सर टोटल तीन टर्म है। ठीक है, टोटल तीन टर्म है। एक टर्म क्या हुआ देखो, एक यहाँ पर दिख रहा है, एक यहाँ पर दिख रहा है, और एक यहाँ पर दिख रहा है, टोटल तीन टर्म है। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं आपसे कि मुझे पद लिख के बताइए कौन कौन से टर्म्स है यहाँ पर, तो पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, तीनों ही पद को आप लिख के बताइए, टर्म्स लिख के बताइए। तीन पद मैंने डिसाइड कर लिया, तो पहले टर्म को मैं लिख सकता हूँ क्या, कि पहला टर्म जो है हमारा y² है, पहला जो है हमारा y² है। ठीक है, दूसरा टर्म हमारा क्या है, 3y है, क्या क्या मैं यहाँ लिखूँ 3y। ठीक है, चलो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 3y होगा या कुछ और होगा। चलो अगला टर्म को मैं लिख सकता हूँ क्या, कि अगला टर्म जो हमारा 7z है, ये वाले को लिख सकता हूँ 7z, तीन टर्म। अच्छा यहाँ पर एक किसी बच्चे का चैट सेक्शन में आया -3y होगा सर, वेरी गुड विक्रम। ठीक है, तो यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि टर्म्स को जब भी आप लिखते हो चिन्ह के साथ, साइन के साथ लिखेंगे, चिन्ह के साथ लिखेंगे, पद को, टर्म्स को हमेशा चिन्ह के साथ लिखते हैं,
तो जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव के आगे तो प्लस का साइन लगाने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं वाई स्क्वायर लिखूं या प्लस का वाई स्क्वायर लिखूं, ये दोनों तो सेम चीज है। लेकिन अगर मैं देख रहा हूँ कि 3y, जो सेकंड वाले टर्म को देखिए आप ध्यान से, इस वाले टर्म को आप ध्यान से देखो, इसके आगे एक माइनस का साइन है ना, माइनस का साइन। तो आप जहां भी माइनस का साइन रहेगा तो माइनस के साथ लिखो। तो पहला टर्म हो गया हमारा वाई स्क्वायर, दूसरा टर्म हो गया हमारे पास माइनस का 3y, और तीसरा टर्म हमारे पास 7z। कितना क्लियर है? तीन टर्म कैसे कैसे लिखेंगे, पदों की संख्या भी समझ में आ गई और पदों की संख्या भी समझ में आ गया, और ये भी पता चल गया कि पद लिखते कैसे। ठीक है, क्लियर है? तो अभी मैं कुछ यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, मुझे बताइएगा कि यहाँ पर आप कैसे कैसे इसका आंसर बताओ। ठीक, अगर मैं लिखूँ 12x² -13xz +9y +8, मुझे बताइए यहाँ पर टर्म्स, या मैं इसको लिख देता हूँ माइनस का 8, मुझे बताइए पदों की संख्या कितनी है, कितने टर्म्स है यहाँ पर। तो आप बोलोगे सर टर्म्स जो भी होता है प्लस या माइनस से अलग होता है, तो पहला टर्म मुझे दिख रहा है 1 2 3 4, काउंट करना तो बहुत आसान है, पदों की संख्या सर 4 हो गया। ठीक है, अब पदों को लिख के बताइए, अगर मैं 4 पद कह रहा हूँ तो चारों पदों को आप कैसे कैसे लिखोगे। पहला टर्म क्या मैं लिख सकता हूँ, 12x², ये सही होगा, यस या नो? पहला टर्म 12x² होगा। ठीक है, दूसरा टर्म क्या मैं लिख सकता हूँ, 13xz, ये सही होगा। तो शुभम कह रहे हैं नहीं, मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं नहीं। तो इसको सही कैसे करोगे, आप बोलोगे सर माइनस का साइन के साथ लिखो आप। ठीक है, तो -13xz होगा। ठीक है, तो दूसरा टर्म जो होगा -13xz होगा। ठीक है, ये सेकंड टर्म हुआ, दूसरा पद हुआ। ठीक है, तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद आप बोलोगे सर 9y होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के आगे कोई साइन नहीं लिख रहे। ठीक है, चौथा टर्म आप लोग लिख के बताओ, चौथा टर्म आप लोग खुद लिख के बताओ, चौथा टर्म क्या होगा। तो -8, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर चौथा टर्म -8 होगा, 8 अगर लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, जब भी आप पद की बात करते हो, एक बार मैं समराइज कर दे रहा हूँ सारा चीज, जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुपद में, बीजीय व्यंजक में टर्म्स लिखते हैं, तो टर्म्स हमेशा प्लस या माइनस साइन के द्वारा ही अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर a + b - c + d है, तो यहाँ पर टोटल 4 टर्म हो जाए। ठीक है, उसके बाद पद हमेशा चिन्ह के साथ लिखते हैं, तो पॉजिटिव साइन तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन नेगेटिव अगर रहेगा तो माइनस का साइन जरूर लिखेंगे। क्लियर है ना, समझ में आ गया? पद लिख लोगे। ठीक है, चलो पोल में क्वेश्चन पूछो। ठीक है, मुझे बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर। तो अभी आपका चैट सेक्शन बंद किया जा रहा है, आंसर पोल सेक्शन में करना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा गया है, बीजीय व्यंजक लिखा गया, और आपसे बस इतना पूछा जा रहा है, 2 सेकंड में आंसर कर सकते हो कि इस एक्सप्रेशन में पदों की संख्या कितनी है, z² + z + 1, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या कितनी। ध्यान से कीजिए, काफी आसान सा क्वेश्चन है ना, 5 सेकंड में आंसर हो जाएगा। फिर भी अभी समय दिया जा रहा है, और जितने बच्चों का हो गया है, काफी बच्चों का आंसर हो गया है, वेरी गुड, वेल डन, सभी का आंसर सही आ रहा है। तो बस थोड़ी देर वेट करते हैं, बस वेट करिए, जैसे ही सभी का आंसर होगा मैं खुद एंड करके डिस्कस कर लूंगा। 10 सेकंड और रुकते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो फिर गलती करने का तो कोई सवाल नहीं होता। ठीक है, आंसर हमेशा सही करना है आपको ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, 5 सेकंड और, अभी भी 5 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आंसर कर दीजिए, काफी आसान क्वेश्चन। ठीक है, बस पूछा जा रहा है पदों की संख्या कितनी है, 5 4 3 2 1। चलिए अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझते हैं।
चलो ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी बताने की जरूरत है नहीं, आप सीधे सीधे बोलोगे सर प्लस और माइनस से अलग अलग होता है, तो हमें साफ दिख रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, एक पद यहाँ हुआ, दूसरा यहाँ हुआ, तीसरा यहाँ हुआ, चौथा यहाँ। प्लस का साइन कहाँ कहाँ पर, एक दो तीन प्लस का साइन है ना, तो आप बोलोगे सर एक दो तीन चार, चार पद है टोटल, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। क्लियर है, आगे बढ़े, काफी आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़े। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट हो ना कभी तो बहुत जल्दी से आपको माइक ऑन करना है और माइक ऑन करके पूछ लेना है कभी भी अगर डाउट हो तो, ठीक है, कितना भी छोटा डाउट। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बोला जा रहा है वाई क्यूब -5y -7, इसमें आपको पदों को पहचानना है, तो सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, साइन को भी ध्यान से देखिएगा, चिन्ह इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से टर्म्स क्या क्या है, पदों की संख्या तो 3 है, ये तो क्लियर है, 3 पद है, तो 3 पद क्या क्या लिखोगे आप, पहले कॉपी पर लिख लीजिए आप, कॉपी पर लिख लो, उसके बाद ऑप्शन चेक करो, ठीक है, उसके बाद आप ऑप्शन देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर 3 पद है तो वो 3 पद कौन कौन से हैं, और वेल डन, वेरी गुड, अभी तक जितने आंसर आए 100% सभी के आंसर सही आए, वेरी गुड, ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है, ध्यान से सुनोगे सारी चीजें तो बिल्कुल सही आंसर आएगा, है ना। तो 10 सेकंड और रुकते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कीजिए। अच्छा समय कम इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आसान क्वेश्चन है, अगर समय की जरूरत होगी मैं खुद समय दे दूंगा, फिर भी अगर लगे आपको कि जल्दी पोल में एंड कर रहा हूँ और समय चाहिए, माइक ऑन करके बता दो क्योंकि चैट बंद है। 5 सेकंड और, लास्ट 5 सेकंड, ट्राई करो कि इस 5 सेकंड में आप आंसर कर दो। 5 4 3 2 1। चल अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इसको डिस्कस करता हूँ। देखो यहाँ पर आंसर बताने के पहले मैं यहाँ पर ये बता दूं, मैक्सिमम आंसर सही है, 2 या 3 बच्चों के आंसर ऑप्शन नंबर ए आया है, ठीक है, और मैक्सिमम आंसर बी आया है। चलो मुझे बस इतना बताओ कि यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, पदों की संख्या बताइए। तो आप बोलोगे सर y³ -5y -7 लिखा गया है, तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि पदों की संख्या तो सर 3 है, 1 2 3 है ना, एक माइनस यहाँ पर आया, एक माइनस यहाँ पर आया, तो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो आप बोलोगे सर पदों की संख्या 3। तो मैं इन तीनों पदों की अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ कि ये तीनों पद कौन कौन से हैं, तो पहला टर्म तो साफ दिख रहा है कि y³ होगा, है ना, y³ होगा जो सारे ऑप्शन में दिख रहा है। दूसरा ऑप्शन 5y होगा क्या, जो एक या दो बच्चे का आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 5y क्या है, देखो वो ध्यान से देखिएगा, 5y आप नहीं लिखोगे, ये गलत हो जाएगा, आपको क्या बोलना है, आप बोलोगे सर 5y नेगेटिव है, उसके आगे देखो आप माइनस का साइन लगा हुआ है ना यहाँ पर, तो आप बोलोगे सर पद को हमेशा चिन्ह के साथ लिखते हैं, तो -5y लिखें, ठीक है। दूसरा आगे देखोगे, तीसरा पद 7 ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, -7 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस का साइन भी है साथ के आगे, है ना, तो तीनों पद क्या क्या आ गया, y³ आया, है ना, साफ दिख रहा है y³ -5y और -7, जो कि ऑप्शन नंबर बी, और जो 90% या 95% कर सकते हो, सभी के आंसर सही है, ठीक है, सिर्फ 2 या 3 बच्चे का आंसर गलत था, बाकी सभी का सही। तो जिनका गलत था उनको समझ में आया ना कि क्यों गलती हो गया, तो सीधे सीधे सिर्फ टर्म्स नहीं देखना, साइन भी देखना है, चिन्ह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, साइन भी इंपॉर्टेंट होता है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव जरूर लगाओ, ठीक है, बिना नेगेटिव साइन के नहीं बढ़ो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब पद समझ में आ गया, पदों की संख्या समझ में आ गई, है ना, बीजीय व्यंजक में पद आपको समझ में आ गया, पदों की संख्या समझ में आ गई, ठीक है। तो अब जो अगला टर्म्स है हमारा, अगला चीज आप सीख जाओगे काफी आसानी, अगर पद सीख गए हो तो आप सीख जाओगे कि लाइक टर्म क्या होता है, अनलाइक क्या होता है, समान पद क्या होते हैं, असमान पद क्या होता है। तो पद जो है दो तरह के होते हैं, पहला होता है समान, दूसरा होता है असम, ठीक है। इसका मतलब इक्वल और अनइक्वल से मत समझना, ये इसको इक्वल और अनइक्वल नहीं कहते, इसको कहते हैं लाइक, जो समान पद उसको लाइक कहते हैं, और जो असमान है उसको अनलाइक कहते हैं,
ठीक है, जो एक जैसे हैं, एक जैसे मतलब जो दिखने में एक जैसे होंगे उनको हम समान पद कहेंगे, जो दिखने में अलग होंगे उनको हम असमान कहेंगे। अब दिखने में एक जैसे का मतलब क्या हुआ, देखो कैसे पहचान, यहां समझिएगा। अगर मैं लिख रहा हूं, एक टर्म लिख रहा हूं 5x, ठीक है, और मैं प्लस करके 9y लिख दिया, तो एक टर्म मुझे दिख रहा है 5x और एक टर्म दिख रहा है 9y, ये दोनों एक है क्या? आप बोलोगे नहीं सर, यहाँ पर x का टर्म दिख रहा है, यहाँ पर y का टर्म दिख रहा है, ये असमान पद। ठीक है, कैसे है? असमान पद है, अनलाइक है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5x² और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 5x, अब देखो दोनों ही जगह x आ गया। ठीक है, यहाँ भी 5x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, लेकिन अब देखो यहाँ पर पावर क्या है, यहाँ पर x का घात 2 है और यहाँ पर x का घात 1 है, तो अभी भी हम क्या कहेंगे, ये अनलाइक है सर, ये असमान, अभी भी ये समान नहीं है। ठीक है, अभी भी अनलाइक है। तो सेम या समान पद या लाइक फ्रैक्शन कब कहेंगे? अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 5x और यहाँ पर मैं लिख दूं 9x, तो इन दोनों को क्या कहेंगे? इन दोनों को बोलेंगे सर ये दोनों समान पद है। ठीक है, 5x और 9x क्या है? लाइक टर्म। ठीक है, समान। तो ये समझ में आया? दोनों इक्वल होगा क्या? 5x और 9x के बराबर होगा क्या? 5x बराबर 9x होगा क्या? तो नहीं, तो इक्वल नहीं होता, लाइक होता है। ये समझिए, समान कहने का मतलब ये नहीं कि बराबर है। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। देखो क्या बोला गया, एक बीजीय व्यंजक में के पदों में यदि समान चरों की घातें, मतलब देखना क्या है आपको? घात देखना है, पावर देखना है। पावर अगर सेम है, पावर अगर इक्वल है, तो आप बोलोगे सर वो पद समान हो। ठीक है, लाइक टर्म्स हो। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया y² - 3y + 7y। जाहिर सी बात है, जब उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण से ज्यादा क्लियर होगा हमारा। देखो सारे टर्म्स y के टर्म में है ना, तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि समान पद लिख के बताइए, ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले वाला जो नंबर है इस पे पावर 2 है। ठीक है, इंडेक्स में लिख रहा हूँ, पावर लिख रहा हूँ। ठीक है, घात लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर पावर 2 है इसका, यहाँ पर घात देखोगे तो इसका घात 1 है y का, है ना। सिर्फ चर का देखना है ना, वेरिएबल का देखना है। तो चर अचर आपको पढ़ाया जा चुका है पहले। आप बोलोगे सर यहाँ पर चर का घात कितना है? 1 है। तो दूसरे वाले टर्म को देखिए, 3y को और 7y को, दोनों ही में आपको चर का घात 1 दिख रहा है क्या? तो आप बोलोगे सर समान पद क्या है? -3y और 7y, ये दोनों क्या है? समान पद है। ये समझ में आया? लाइक टर्म्स क्या होंगे? जो दिखने में एक जैसे। क्या फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं बोलूं कि क्या -3y जो है वो 7y के बराबर होगा, समान कहने का मतलब इक्वल होता है क्या? बराबर होगा क्या? तो आप बोलोगे नहीं, बराबर नहीं है सर। ठीक है, इक्वल नहीं है, ये दोनों बस समान है, दिखने में एक जैसे हैं। ठीक है, इनके पावर जो वेरिएबल है ना, चर, चर का जो पावर है ना, पावर है वो सेम है। ठीक है, इसलिए लाइक टर्म्स। ठीक है, तो -7, ये दोनों समान टर्म्स। अगर मैं अनलाइक टर्म्स की बात करूं, अगर मैं इसी में बोलूं कि चलो अनलाइक टर्म भी लिख के बताओ, असमान पद भी लिख के बताओ, तो असमान पद जिसके चर का घात अलग अलग हो, जैसे एक में लिख दिया y² और एक में लिख दूं -3y, है ना, तो यहाँ पर दिख रहा है एक y² का टर्म है, एक y का टर्म है, अलग अलग पावर है ना, तो ये बोलोगे असमान पद। या बोल सकते हो y² लिख दे सर और 7y लिख दे, तो ये भी असमान पद हो जाएंगे, है ना। तो ये अनलाइक टर्म है। अनलाइक क्या होगा? जिसका पावर अलग अलग रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? चलो, तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया, एक बड़ा सा एक्सप्रेशन लिख कर दिया गया है, समान पद मतलब एक बीजीय व्यंजक लिखा गया है। अब इस बीजीय व्यंजक में आपको क्या बताना है कि समान पद कौन कौन से हैं और असमान पद कौन कौन से हैं। तो पहले मैं समान पद लिखने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ देखिए 2x², तो 2x² का कोई और ऐसा टर्म है जहां पर x का पावर 2 है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर दिख रहा है चौथा वाला टर्म को देखिए, x²। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 2x² और x², ये दोनों समान पद है, ऐसा लिख सकते हैं, 2x² और x²।
ठीक है। अगर मैं लिखूं -3x, तो मुझे बताइए -3x के साथ कौन सा समान पद लिखोगे आप? -3x और कौन सा समान पद है? तो बोलोगे सर 6x। 6x। वेरी गुड। तो ये दोनों समान है क्योंकि दोनों ही पर x का घात 1 है, यहाँ पर भी x का घात 1 है, यहाँ भी x का घात है। तो आपको बस देखना है चर को, अचर को नहीं देखना है, कांस्टेंट को नहीं देखना है। यहाँ पर -3 है, यहाँ पर 6 है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2xy है, तो xy का और कोई टर्म है क्या? आप बोलोगे सर xy का तो और कोई टर्म ही नहीं है ना, तो आप बोलोगे सर 2xy को नहीं लेते, इसके समान और कोई भी पद नहीं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर दिख रहा है yz, 7yz के सिमिलर और कोई टर्म समान, तो आप बोलोगे सर -yz, सिर्फ yz नहीं लिखना, -yz। तो ये माइनस का साइन भी लिखना जरूरी है, ठीक है। तो 7yz और -yz ये दोनों समान है, ठीक है, लाइक टर्म्स है। अगर असमान लिखना है तो असमान तो काफी सारे लिख सकते हो। देखो असमान लिखने में सभी का आंसर अलग अलग हो सकता है। 2x² के साथ मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, -yz लिख दिया। इवन मैं 6x के साथ 7yz लिख दिया, है ना, काफी लिख सकते हो। -3x के साथ 2x² लिख दिया। तो इन सभी यहाँ पर दिख रहा है x है पावर, यहाँ पर x² है, तो ये दोनों को क्या कहोगे? असमान पद। तो ये सारे क्या है? असमान पद है ना, और ये सारे समान पद। क्लियर है? सर फिर से समझा दो। चलो मैं और भी उदाहरण ले रहा हूँ। चलो अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक, और मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ 13x³ -15x² y +8x² -9x² y +7x³ +8xz, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर समान पद लिख के बताइए, और समान पद को मैं जोड़ा जोड़ा बना के लिख रहा हूँ। मुझे बताइए 13x³ के समान और कौन सा टर्म? तो आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, 13x³ और x³ का कोई टर्म दिख रहा है क्या? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर दिख रहा है 7x³, है ना। तो बस देखना क्या है, वेरिएबल यानी चर का घात देखना है। अगर चर का घात अगर समान है, ठीक है, तो उसको हम लोग समान पद कहते हैं, ठीक है। अगर चर का घात अलग है तो असमान पद हो जाएगा। तो 13x³ और 7x³, तो यहाँ पर भी हमें x का पावर 3 दिख रहा है, यहाँ भी x का पावर 3 दिख रहा है, इसलिए दोनों समान पद है, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूं -15x² y, तो इसके समान पद और कौन सा है? -15x² y 9x² -9x² y। तो आप बोलोगे सर यहाँ x² y दिख रहा है और यहाँ भी x² y दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर -9x² y। तो ये दोनों सेम टर्म्स है ना, मतलब इक्वल नहीं होगा, और माइनस साइन जरूर लगाइएगा, माइनस के साथ बताना है आप, ठीक है। और ऑप्शन में जब दूंगा तो माइनस प्लस सारा चीज ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? समान पद हो जाएंगे, इक्वल नहीं है, समान। अच्छा 8x² के सिमिलर कोई टर्म है क्या? तो x² और कहीं नहीं है, तो ये अकेला है, और xz का भी कोई टर्म नहीं है, अकेला है, ठीक है। तो असमान लिखना रहे तो असमान तो काफी आसानी से लिख सकते हो, 13x³ और इसके सामने मैं लिख दूं -15x² y, तो ये असमान हो गया, है ना, असमान हो गया, अनलाइक हो गया। मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लिख दूं, बस यस या नो लिख के बताइएगा, 5x² z और मैं लिख रहा हूँ -10x² z, ये दोनों समान पद हैं क्या? यस या नो? तो सभी के आंसर आ रहे हैं यस, है ना। आप बोलोगे बिल्कुल सर, यहाँ भी x² z दिख रहा है, यहाँ भी x² z दिख रहा है ना। तो कांस्टेंट को नहीं देखना है ना, इस वाले को नहीं देखना है, आप जो अचर है उसको नहीं देखना है, बस आपको चर को देखना है ना, वेरिएबल्स को देखना है।
तो यहाँ भी दिख रहा है एक्स स्क्वायर जेड, यहाँ भी एक्स स्क्वायर जेड, तो आप बोलोगे सर ये बिल्कुल समान पद है ना, दोनों समान पद है, इनके मान अलग अलग होंगे लेकिन पद लाइक फ्रैक्शन। अगर मैं लिखूं 5xy z, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख दूं 5x² yz, क्या ये दोनों लाइक टर्म है? ऑप्शन ए है आपके पास समान, ऑप्शन बी है आपके पास असमान, बताइए ए या बी, ए या बी? तो आप बोलोगे सर अलग है ही, असमान है, यहाँ पर एक्स वाई जेड है, यहाँ पर देखो एक्स का पावर 1 है जबकि यहाँ पर एक्स का पावर 2 है, तो ये असमान पद हो जाएगा, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन समझ में आया, समान पद और असमान पद देख के बता दोगे, कितना समय लगेगा देख के बताने में, 1-2 सेकंड में आपको पता चल जाएगा, है ना, इसका यूज करेंगे आगे तक, ठीक है। चलो फिर से दो ऑप्शन आपके सामने, पहला ऑप्शन है समान पद, दूसरा है असमान, ठीक है, लाइक अनलाइक, ठीक है। मैं कुछ टर्म्स लिख रहा हूं और मुझे बताइएगा कि ये समान है या असमान है। मैं यहां पर लिख दिया 9x⁵ और यहां पर लिख दिया y, बस इतना लिख रहा हूं, और यहां पर मैं लिख रहा हूं -13y x⁵ ये बताइए ये दोनों समान है या असमान है, लाइक है फ्रैक्शन या अनलाइक फ्रैक्शन है, लाइक है या अनलाइक? देखो ये समान पद है, ये कैसा है, समान पद है, लाइक फ्रैक्शन, यानी कि आप देखो कैसे समझे, कैसे पता चला, आपको बोलोगे सर यहाँ तो अलग अलग दिख रहा है, यहाँ x⁵ है, यहाँ y⁵x⁵ है ना, आपको मुझे बताइए 2 × 3 को मैं 3 × 2 भी लिख सकता हूँ क्या? ऐसा लिख सकते हैं, 2 × 3 लिखो चाहे 3 × 2 लिखो, है ना, ऑर्डर बदल सकते हैं। अगर मैं x में y की गुना करूं या y में x की गुना करूं, ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो क्या मैं इस वाले टर्म को बदलकर ऐसे लिख सकता हूँ -13x⁵ गुना y, है ना, ऑर्डर तो बदल सकते हैं ना, आगे पीछे लिख सकते हैं गुना में, a × b को आप b × a भी लिख सकते हो, ये दोनों बराबर होता है ना। तो आप बोलोगे सर अब हमें क्या दिख रहा है, ये है 9x⁵ y और ये वाला है -13x⁵ y, अब क्या बोलोगे, इसको देखते सर ये लाइक फ्रैक्शन है ना, समान पद, समझ में आया, समझ में आया? तो यहाँ पर ध्यान देना ये छोटी छोटी चीजें। अब मुझे बताइए अगर मैं लिख दूं 13xy और मैं लिख दूं 8yx, तो ये दोनों समान होगा या नहीं होगा, समान पद होगा या नहीं होगा, यस या नो? बिल्कुल, आप बोलोगे सर 8yx को हम 8xy भी लिख सकते हैं, हमें दोनों इक्वल दिख रहा है, इक्वल नहीं दिख रहा है, समान लाइक दिख रहा है ना, सेम दिख रहा है ना, तो आप बोलोगे सर समान पद है, इक्वल नहीं होगा, समान पद हो, ठीक है। चलिए तो वही मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या होगा, एक बीजीय व्यंजक लिखा रहेगा, उसमें आपको क्या रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि समान पद को पहचानिए, तो आप सारे ऑप्शन को देख के बताइएगा कि कौन सा सेम समान पद है, लाइक फ्रैक्शन, लाइक टर्म्स कहाँ पर लिखा गया है। अगर आपसे असमान पूछा जाएगा तो आप असमान को देखोगे कहाँ पर असमान लिखा गया है किस ऑप्शन में, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, समान और असमान पद पे बीजीय व्यंजक एक लिखा गया है y³ -5y -7y + 3, और इसमें आपको समान पदों को पहचानना है, ठीक है। तो सभी ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या ये दोनों समान है, ऑप्शन सी में देखिए क्या ये दोनों समान है, ऑप्शन बी में देखिए क्या ये तीनों समान है, और ऑप्शन डी को देखिए क्या ये समान है। तो आप देखिए कहाँ पर समान पद लिखे गए। चलो पोल मैं ऑन कर दे रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 18 है, किस वाले ऑप्शन में समान पदों को लिखा गया है, लाइक टर्म्स को लिखा गया है। ये छोटे छोटे टर्म्स है जो आपको पता होने चाहिए, बहुपद फिर आगे मैं जाके यूज करूंगा ये सारी चीजें, ठीक है। देखिए कहां पर कौन से ऑप्शन में समान पदों को लिखा गया है।
टर्म्स को आप देख के बता सकते हो कि वो समान है या असमान है। यहाँ पर आपको समान पूछा गया है, मतलब लाइक पूछा गया है। कौन से लाइक टर्म्स? लाइक टर्म क्या होते हैं? जिनके चर, बस वेरिएबल देखना है, चर का घात बराबर होना चाहिए। ठीक है, चर का घात अगर समान रहे तो समान पद होगा। देखिए कौन से ऑप्शन में वेरिएबल का पावर सेम है। जितने वेरिएबल है सभी का पावर सेम होना चाहिए बस। ठीक है, आंसर कीजिए। तो 10 सेकंड रुकते हैं, 10 सेकंड में मैं इसको एंड करके डिस्कस करूंगा। पाँच सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। अभी भी 4 बच्चों जिसका आंसर नहीं आया है, अभी मैं 5 सेकंड और दे रहा हूँ। तो ट्राई करो कि इस 5 सेकंड में हो जाए आपका। ठीक, चलो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इसको डिस्कस कर। देखो ये क्वेश्चन काफी आसान सा है। यहाँ पर बोला क्या गया है, लाइक टर्म्स को पहचानना है, समान पदों को पहचानना है। सभी ऑप्शन को मैं ध्यान से देखता हूँ। पहले ऑप्शन को देखो, पहले ऑप्शन में एक पद लिखा गया वाई क्यूब और एक लिखा गया 5y। क्या इसका घात सेम है? तो आप बोलोगे सर एक वाई क्यूब है, ये तो असमान पद हो गया है ना, तो ये असमान होगा, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी को देख रहे हैं तो ये हमें दिख रहा है 5y और यहाँ पर 3, तो ये तो कांस्टेंट है ना, अचर है, और ये एक चर है ना। तो यहाँ पर भी दिख रहा है कि ये दोनों अलग अलग है ना। तो आप बोलोगे सर ये भी असमान पद है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखोगे तो फिर से यहाँ पर दिख रहा है वाई क्यूब और यहाँ पर -5y। आगे मैं -7y को नहीं भी देखूँ तो आप कह सकते हो ये दोनों क्या है, असमान है। एक जगह पावर 3 दिख रहा है, एक जगह पावर 1 दिख रहा है ना। तो आप बोलोगे सर ये भी असमान होंगे। अब ऑप्शन डी को देखो, तो एक टर्म लिखा गया -5 और एक टर्म लिखा गया -7। तो यहाँ पर भी -5y में भी मुझे दिख रहा है y का घात है, यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है y का घात है। तो y का पावर एक सेम है, दोनों में घात समान है, तो हम कहेंगे ये दोनों समान पद हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है? सर ऑप्शन डी। एक बार दोबारा समझाना। चलो आप माइक ऑन कर लो और मुझे बताइए वाई क्यूब। चलो सबसे पहले ऑप्शन ए को देखो। हाँ, भारती आप बताओ कि वाई क्यूब में वाई का घात कितना है? घात कितना है बताइए? 3 सर। 3 है। और 5y में अगर मैं बोलूँ कि घात कितना है y का, तो कितना है? 5y पे पावर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब घात 1 एक है सर। है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर घात 3 है, यहाँ पर 1 है, अलग अलग घात है। जो वेरिएबल है, यस सर। जो अचर है, सॉरी चर है, उस पर घात अलग अलग है। तो अलग अलग है तो असमान पद हो जाएंगे ना, ये दोनों असमान है। क्लियर हुआ? यस सर। और हमें समान पद पूछ रहा था, तो ये आंसर नहीं हो सकता। उसी तरीके से बाकी सभी ऑप्शन को देखा हूं तो नहीं दिख रहा है मुझे समान पद। इस वाले ऑप्शन डी को देखोगे तो यहाँ पर दिख रहा है -5y और यहाँ पर दिख रहा है -7। भारती आप माइक ऑन करके बताओ कि -5y में y का घात कितना है? क्या सर? y का घात कितना है? सर 1 1। और -7y में y का घात कितना है? 1 1। दोनों जगह आपको दिखा कि घात बराबर है, तो घात बराबर है तो ये दोनों कैसे टर्म हो जाएंगे, समान पद हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? Yes, सिर्फ ज्योति sir. के नाम से जो बच्चे हो, आपका माइक ऑन है, माइक बंद कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन करें, असमान पदों को देखें। देखो अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, इस बार सेम क्वेश्चन है, बस आपको बोला जा रहा है असमान पदों को पहचान। ठीक है, तो फिर से आपको जिस तरीके से पिछला क्वेश्चन किया, फिर से यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन को देखना है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है z³ और यहाँ पर -5z। अगर ये असमान पद है तो यही आंसर होगा। इस वाले ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर लिखा गया -5z और यहाँ पर 3z। ठीक है, क्या ये समान है या असमान? ठीक है, आप चेक करो, जो भी आपको असमान दिखता है, असमान वाला ही आपका आंसर होगा। जो अनलाइक टर्म है वही आपका आंसर होगा। देखिए कौन से ऑप्शन में अनलाइक यानी असमान पदों को लिखा गया है, ट्राई कीजिए।
सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए, उसके बाद पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। अपने कॉपी पर लिख लेना आंसर, रूल आपको पता है पोल में कैसे आंसर करना है, बस बैठे नहीं रहना है। सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए, इसमें कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं है, आप देखकर बता सकते हो। बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या क्या होगी, पद क्या होंगे, समान पद होंगे या असमान पद होंगे, ये सारे चीज तो आप देखकर बता सकते हो, है ना। 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। चलो फिर भी इस क्वेश्चन में अभी मैं 15 सेकंड और दे रहा हूँ, और अच्छी बात है कि अभी तक जितने आंसर आए हैं उसमें सभी के आंसर सही है, सिर्फ एक आंसर गलत है। ऐसे होना नहीं चाहिए किसी का भी आंसर गलत, लेकिन कोई बात नहीं, और कई बार गलती से भी हाथ लग जाता है एक दो बच्चे का, कोई बात नहीं। अगर किसी भी रीजन से आपका आंसर गलत होता है तो फिर चैट सेक्शन में आपको अगर लगे मुझे आंसर बदल के लिखना है तो आप पोल में नहीं बदल पाओगे, चैट में बदल कर लिख देना, ठीक है। लेकिन कोशिश करना कि पोल में आंसर सही सही दो। 10 सेकंड और, लास्ट 10 सेकंड। 8 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया, टोटल 8 स्टूडेंट हो जो जिनका आंसर नहीं आया, 7 और हो। आंसर कीजिए, बैठे नहीं रहना है, आप ध्यान से देखिए कौन सा असमान पद दिखा रहा है, कौन से ऑप्शन में हमें असमान पदों को लिखकर दिया गया। दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही, अगर स्क्रीन नहीं दिख रही तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो, क्लास लेफ्ट करो और जल्दी से ज्वाइन करो, ठीक। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। चलिए अभी मैं पोल को एंड करता हूं और इसको डिस्कस करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पर फिर से सभी के आंसर सही आए हैं, मैक्सिमम एक दो बच्चे का आंसर गलत आया है। तो यहाँ पर मैं अगर बिना इस वाले बहुपद को देखे, इस एक्सप्रेशन को बिना देखे, अगर मैं सारे ऑप्शन को देखूं, तो मैं पहले ऑप्शन को अगर देखो तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है जेड का पावर 3, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है -5z। अगर मैं सिर्फ जेड को देखूं तो जेड का घात अगर मैं आपसे पूछूं तो बोलोगे सर जेड का पावर 1 है, ये घात 1 है, यानी यहाँ पर घात 3 दिख रहा है, यहाँ पर घात 1 दिख रहा है, घात अलग अलग आ गया, है ना। घात अलग आ गया तो ये असमान पद हो जाएगा, है ना, और असमान पद हो गया तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, असमान पद यही है ना। बाकी सभी ऑप्शन को देख लो, यहाँ पर लिखा गया -5z और यहाँ पर -7z, दोनों ही जगह जेड है ना, दोनों ही जगह जेड का पावर 1 है, यहाँ भी घात 1 है, यहाँ पर भी घात 1 है, दोनों ही जगह जेड का पावर 1 है। -5z में भी जेड का पावर 1 है और 3z में भी जेड का पावर 1 है ना। यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है -7z में जेड का पावर 1 है और 3z में भी मुझे दिख रहा है कि जेड का पावर 1 है। तो पावर अगर सेम है तो वो सिमिलर टर्म होगी, लाइक टर्म होगी, समान पद होगा। तो ये क्लियर हुआ कि ऑप्शन नंबर 1 क्यों होगा। कुछ बच्चों के आंसर जो गलत हो गए थे उनको समझ में आया, ऐसे सभी के आंसर सही थे, जिनका गलत था बस वो बताइए समझ में आया या नहीं आया। आ गया तो वाई लिखिएगा, ठीक है। तो अगर मैं कभी भी एक बीजीय व्यंजक लिख दूं, चलो मैं जितना चीज अभी तक पढ़ाया ना उसको एक बार मैं रिपीट कर, मैं लिख रहा हूँ 12x² y -9x + 8। मुझे बताइए यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है, कितने पद हैं? तो आप बोलोगे सर टोटल 3 टर्म है, 1 2 3 पद प्लस या माइनस से अलग होते हैं। पहला टर्म को आप लिखोगे 12x²y, दूसरे टर्म को आप 9x लिखोगे क्या, -9x। -9x, वेरी गुड। तो -9x होगा और तीसरा टर्म 8 होगा, तो ये 3 टर्म होगा। अब पद अगर जान गए तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि समान पद और असमान पद बताइए। तो अगर मैं लिख दूं 5x - 8y² + 7x + 2y², तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि 5x और 7x ये समान पद होंगे? यस सर। यस सर। और क्या मैं लिख सकता हूँ कि -8y² और 2y² ये दोनों समान पद होंगे?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, क्या मैं sir. लिख सकता हूँ कि 5x और 8y स्क्वायर समान पद होंगे? No, sir. No, sir. ठीक है, तो 5x और 8y स्क्वायर ये क्या होंगे? असमान पद हो जाएंगे। Yes, man, but ठीक है, अनलाइक टर्म हो जाएंगे। क्लियर? सारा चीज क्लियर? अच्छा, कुछ बच्चे पोल पोल लिख रहे हो तो पोल मत देखो, जब पोल देना होगा मैं खुद दे दूंगा। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, अब अगला जो इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा पदों का गुणनखंड, फैक्टर्स। देखो, कुछ नया पढ़ने के पहले, पद के गुणनखंड पढ़ने के पहले, फैक्टर्स ऑफ टर्म पढ़ने के पहले मैं ये बता दूं कि फैक्टर्स क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है। जैसे कि आप नंबर सिस्टम में कोई नंबर ले लो, जैसे कि मैं एक नंबर ले रहा हूँ 15। 15 को क्या मैं लिख सकता हूँ 15 इंटू 1? बताइए, 15 को लिख सकते हैं ना 15 गुना 1? yes, sir. ठीक है, तो 5 या 15 सर। हाँ वो भी लिख सकते हैं। अभी ये बताइए, 15 गुना 1 लिख दिया तो 15 और 1 क्या है? 15 को गुणनखंड करके मैंने लिख दिया। अब क्या 15 को और तोड़ा जा सकता है क्या? तो आप बोलोगे सर 15 को और तोड़ा जा सकता है, 5 गुना 3 लिख सकते हैं, 5 गुना 3 गुना 1 ऐसा लिख सकते हैं क्या 15 को? तो आप बोलोगे सर ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड। अब फर्दर ये नहीं टूटेगा, क्योंकि 5 भी एक प्राइम नंबर है, अभाज्य नंबर है, 3 भी एक अभाज्य संख्या, और एक अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन एक को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आप बोलोगे सर अगर 15 को मुझे गुणनखंड के रूप में लिखना हो तो मैं लिखूंगा 5 गुना 3 गुना 1। ठीक है, क्लियर है? अगर मुझे 20 को गुणनखंड के रूप में लिखना है तो आप बोलोगे सर 20 को कैसे लिखेंगे? 5 गुना 4 लिख सकते हैं क्या? 10 दूनी 20 सर। हाँ, 10 गुना 2 भी लिख सकते हो। 10 चलो चलो ठीक है, यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है कि चलो मैं सर, तो मैं तो 10 गुना 2 लिखूंगा, मैं दोनों ही एक साथ लिख के चलता हूँ। ठीक है, अब 5 गुना 4 में मुझे 5 तो अब टूटता हुआ नहीं दिख रहा है, तो प्राइम नंबर है, 5 तो एक अभाज्य संख्या है। 4 को और तोड़ सकते हो क्या? तो 4 को दूनी बोलोगे सर 4 2 सर। गुना 2 लिख सकते हैं, 2 गुना 2। ठीक है, तो आके आ गया 5 गुना 2 गुना 2। और आप चाहो तो एक भी इसमें गुना कर सकते हो, क्योंकि एक किसी भी नंबर से गुना करोगे चेंज नहीं होगा। ठीक है, 5 गुना 2 गुना 2 गुना 1। अब अगर कोई बच्चा ऐसे लिखे 10 गुना 2, तो क्या वो ऐसे लिखेगा 10 को 5 गुना 2, 5 इंटू 2 Yes, इंटू sir. 2, और फिर से आंसर वही आया क्या 5 इंटू 2 इंटू 2। yes, सर। sir. ठीक है, तो आप कैसे भी लिखो। तो ये सारे जो है, तो ये मैंने क्या किया, फैक्टराइज कर दिया, गुणनखंड कर दिया। तो नंबर का गुणनखंड करने समझ में आ गया कि गुणनखंड करने का मतलब क्या होता है। Sir. देखो, नाम को भी ध्यान से देखोगे ना तो काफी चीज क्लियर हो जाता है। गुणनखंड मतलब जितने भी यहाँ पर नंबर दिख रहे हैं सभी के बीच में देखो गुना का साइन है ना, छोटे छोटे टुकड़े हैं किसी एक बड़े नंबर का। मैंने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बांट दिया, और सभी टुकड़ों के बीच में क्या है, गुना का साइन। ये फर्दर और ना टूटे। अब ये और गुना के रूप में नहीं लिखा जा सकता, 5 गुना 2 गुना 2 गुना 1 के बाद आप 5 को और तोड़ के नहीं लिख सकते, 2 को और नहीं तोड़ सकते, 2 को और नहीं तोड़ सकते, 1 को नहीं तोड़ सकते। समझ में आ गया कि गुणनखंड करने का मतलब क्या हुआ? तो अगर मैं लिखूं यहाँ पर 30, तो 30 को आप गुणनखंड करके बताइए क्या लिखोगे आप? 10 तिया 30। 10 गुना 3, वेरी गुड। तो क्या ये फाइनल होगा क्या कि और भी तोड़ा जा सकता है इसको? 5 छिका 30 सर। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा सर 5 गुना 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही सही है, लेकिन और टूटेगा क्या 10 गुना 3? तो आप बोलोगे सर 10 को लिख सर सकते हैं 5 गुना 2 गुना 3, ऐसा लिख सकते हैं ना। Yes, sir. और यहाँ पर लिख सकते हैं 5, 6 को लिख सकते हो क्या 2 गुना 3? देखो यहाँ भी आ सर। गया 5 गुना 2 गुना 3, और यहाँ भी 5 गुना 2 गुना 3। आप चाहो तो यहाँ भी 1 से गुना कर देना, यहाँ भी 1 से गुना कर सकते हो। एक सभी नंबर का गुणनखंड होता है। ठीक है, सभी जगह 1 से तो गुना कर ही सकते हैं। क्लियर है? Sir. यस सर। ठीक, कुछ चीजें मैं और यहाँ पर बता दे रहा हूँ, इसके डिटेल में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। कुछ चीजें अभी ध्यान से देखिए। अगर मैं एक पद लिख रहा हूँ, जैसे कि अब मैं अलजेब्रा पे आता हूँ। ठीक है, जैसे मैं लिख दिया 5, या मैं इसको लिख रहा हूँ 15। अच्छा चलो, ये पता है ना आपको कि अगर मैं एक्स वाई लिख रहा हूँ तो एक्स वाई को लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई।
ये पता है सभी को? यस सर। अगर दो चर, दो वेरिएबल के बीच कोई साइन नहीं है तो उसके बीच में गुना का साइन हमेशा प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब अगर मैं लिख दूं 15xy, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 15 इंटू एक्स इंटू वाई, ऐसा लिख सकता हूँ? यस सर। यस सर 15 और टूट सकता है यस क्या? सर। आप बोलोगे 15 Yes, को sir. सर तोड़ सकते हैं, 5 गुना 3 गुना x गुना y। तो मैंने क्या किया, 15xy एक टर्म है ना, एक पद है, और इस पद को मैंने गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया, गुणनखंड कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। समझ में आया? यस सर अगर मैं लिख दूं यहां पर 20x² y, मैं y ही लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो इसको अगर मैं कहूं कि आपको इसको गुणनखंड करना है तो आप क्या बोलोगे? सर 20 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुना 4, ठीक है, और x² को मैं x² ही लिख दिया और y को मैं y ही लिख दिया, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर होगा क्या? नो सर। बोलोगे नहीं सर और टूटेगा नो ये। सर तो बिल्कुल नो ये और सर टूटेगा, ठीक है, ये नहीं होगा, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या तोड़ोगे, 5, 4 को आप लिखोगे सर 2 गुना 2, x² को देखो, x² को आप लिख सकते हो ना x इंटू एक्स, पावर पता है आपको, तो x इंटू एक्स लिखेंगे और यहाँ पर y लिखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग व्यक्त करें गुणनखंड के रूप में। क्लियर है? यस सर। ठीक है, Yes, तो sir. एक यस सर तो एक टर्म मैं लिख रहा हूं अभी, आप मुझे Okay. बताइएगा इसको आप किस तरीके से एक्सप्रेस करोगे, ठीक है। 56 यहां पर लिख रहा हूं x पे पावर 3 गुना y² गुना z। अच्छा, मैं गुना नहीं लिख रहा, सीधे मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ x³ y² z। इसको आप गुणनखंड करके लिखिए, फैक्टराइज करके लिखिए। यह एक टर्म है। अच्छा, मैं पूछूं ये कितने टर्म है? पदों की संख्या बताइए, ये एक टर्म है या 4 टर्म है? एक पद है या 4 पद है? एक पद है, बिल्कुल। तो ये एक पद है, क्योंकि प्लस या माइनस का साइन कहीं पर नहीं आया, है ना, तो एक पद है। ओके सर चलो 56 को कैसे तोड़ोगे? यस सर 56 को एक कैसे पद तोड़ोगे? है। 56 को तोड़ के बताइए, क्या मैं इसको 7 इंटू 8 लिख सकता हूँ, 7 8 56। यस सर उसके आगे बढ़ो, x पे पावर 3 लिख दिया, y का पावर 2 लिख दिया और z लिख दिया, यस ठीक है। सर अब ये हमारा फाइनल आंसर होगा क्या? नहीं। नो नो सर। सर 8 और टूटेगा क्या? 8 को कैसे तोड़ोगे? 4 गुना 4। क्या मैं लिख तो सकता हूँ 2 गुना 2 गुना 2, यस सर ठीक है। तो 8 को मैं लिख दिया 2। अच्छा, माइक एक बार बंद कर लो, चैट सेक्शन में y लिख देना। 2 गुना 2 गुना 2, ये मैं 8 को लिख दिया, ठीक है, ये मैं 8 को लिख दिया। अब x³ को क्या लिखोगे? x³ का मतलब 3 बार x है, क्लियर है? मुझे बताइए y² में कितने बार y गुना होगा? 2 बार 2 बार गुना होगा और 1 बार z है। तो ये जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये मैंने क्या किया, गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया। समझ में आया गुणनखंड का मतलब क्या होता है? यस चाहे वो एक नंबर लिखा रहे या XYZ के टर्म में लिखा रहे, कर लोगे आप? यस सर ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही रखेंगे। गुणनखंड के बारे में अगले क्लास में भी डिटेल में देखेंगे, है ना। अभी थोड़ा रुक जाइएगा।